विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर्ष कुमार है एंड अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को यूपीएससी सीएसई 2024 का जब रिजल्ट आया था, आई स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 153 एंड उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई सपोर्ट ग्रुप, माई मेंटर्स who have been through beside me through thick and thin. In this particular video, what I wanted to talk to you about is particularly your main strategy, mainly उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फॉर एनी एस्पिरेंट्स जो आगे फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे, फॉर द टाइम पीरियड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें काफ़ी एस्पिरेंट्स खो जाते हैं। जो मोटिवेशन रहता है, जो एंथुजियाज्म आगे पहले रहता है, वो नहीं हो पाता है और वो खो जाता है। उसके कारण देयर मेंस परफॉर्मेंस ऑफन सफर्स और इसीलिए दिस वीडियो स्पेसिफिकली टारगेटिंग दैट ऑडियंस। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं दैट ये जो 3 महीने, 2.5-3 महीने का गैप होता है, इसमें टाइम कैसे यूटिलाइज करें, इसमें कैसे रिविजन करें। सो माई सजेशन इज कि आपने अभी रिसेंटली प्रीलिम्स दिए हैं, आपका ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज हो चुका है, तो इन दैट केस ये जो 2.5-3 महीने उसमें हो सकता है, अगर आप इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट इनफ, आप स्किप कर सकते हैं रिवाइजिंग द स्टैटिक पार्ट। जो आप स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत वगैरह जो रिवाइज आपने ऑलरेडी किया है रिसेंटली प्रीलिम्स के लिए, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल अनलेस यू आर वेरी कन्विंस कि आपको एक राउंड रिविजन चाहिए, तो बार बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। रैदर इस टाइम आप अपने ऑप्शनल पे 6 से 8 घंटे डेली का दीजिए। उसके साथ साथ आपने जो नोट्स बनाए हैं इतने टाइम से, मेन स्पेसिफिक नोट्स जिसमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, लिस्ट ऑफ डेटा है, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, उनको रिवाइज करिए क्योंकि आंसर्स में आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप अपना टाइम स्पेंड करिए, टाइम दीजिए आंसर राइटिंग को। मॉक टेस्ट सीरीज लिखिए और मॉक टेस्ट सीरीज को बैठ के एनालाइज करिए, उसमें कंटेंट एनरिचमेंट पे फोकस करिए ओवर द टाइम और किस तरह आप अपना आंसर का स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन कैसे बेनिफिट बेटर कर सकते हैं। बिकॉज मेंस के लिए आपको समझना पड़ेगा दैट आंसर राइटिंग में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंटेंट, एक होता है प्रेजेंटेशन। तो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज दैट, बट अ लॉट ऑफ अस फेल टू अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंटेशन इज ऑफन इक्वली इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट। और इसलिए प्रेजेंटेशन पे काफी बार लोग फोकस नहीं करते हैं, विच ऑफन फेचेस अ लॉट ऑफ मार्क्स। हो सकता है आपका कंटेंट थोड़ा वीक है, बट अच्छे प्रेजेंटेशन से ही आप मार्क्स ज्यादा फेच कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा और इसीलिए ये 2.5-3 महीने आपको उस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए। सो नोट्स पढ़िए, नोट मेकिंग पे ज़्यादा अब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन करंट अफेयर्स जैसे डेली आ रहा है वैसे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, उससे आपके नोट्स को एनरिच करिए। कंटेंट एनरिचमेंट जो आपके मॉक से आ रहा है उससे आप अपने नोट्स को एनरिच करिए, बट उसके साथ साथ नोट एनरिचमेंट जो आपने साल भर से किया है, नोट जो मेकिंग किया है साल भर से, उसको याद करिए। जो कंटेंट एनरिचमेंट आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको याद करिए। इट इज अ गेम मोर ऑफ राइट नाउ मेमोराइजिंग स्टफ एंड नॉट जस्ट मेमोराइजिंग बट देन यूजिंग, इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर आंसर्स। एंड रिविजन पे लाइक आई सेड, बार बार इन नोट्स को रिवाइज करिए। अगर आपको स्टार्टिंग 1 राउंड रिवाइज करना है तो मैक्सिमम 1 राउंड रिवाइज करिए, बट रैदर आई वांट most of you, I want all of you to spend most of your time focusing on revising your optionals, because optional again like I said 500 out of 1750 marks है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग होता है, मेक और ब्रेक होता है ऑप्शनल, और इसीलिए ऑप्शनल को आप लाइट नहीं ले सकते, ऑप्शनल को ड्यू टाइम दीजिए। नेक्स्ट इतना कुछ आपको याद करना है और आपके पास टाइम कम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दैट यू
हैव अ प्रॉपर रूटीन इन योर डे, कि जो याद करने की चीज़ें हैं वो अगर सुबह को याद करेंगे, सुबह को अगर रखेंगे व्हेन योर माइंड इज फ्रेश, तो देन यू कैन रिटेन बेटर। तो ये सब चीज़ें करिए। आप कुछ अगर याद कर रहे हैं तो निमोनिक डिवाइसेस बनाइए, कुछ कहानी बनाइए, जैसे SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 SDGs, इनका एवरी याद रखना कि कौन सा SDG, कौन सा नंबर SDG क्या चीज़ के लिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेंस। एंड स्पेशली मेंस में अगर आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें एक बहुत ईजी गो टू अप्रोच है कि कोई SDG आप मेंशन कर दीजिए। हेल्थ केयर के लिए क्वेश्चन आए तो SDG मेंशन कर दीजिए, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, कोई भी क्वेश्चन आया SDG मेंशन कर दीजिए। तो दैट इज अ वेरी इजी गो टू अप्रोच फॉर राइटिंग आंसर्स, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल when you have memorized all the SDGs। तो उसके लिए निमोनिक डिवाइस बनाइए, उसके लिए कोई कहानी बना लीजिए। तो ये सब तो डेफिनेटली ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे, तो यू कैन ईजिली डू दैट। उसके साथ साथ डेली बेसिस पे आप जो रिवाइज कर रहे हैं तो अपने मेंस के नोट्स रिवाइज करिए, एंड ऑप्शनल भी बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। ऑप्शनल के लिए व्हाट आई डिड इज फोकस अ लॉट ऑन रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। मैंने इतनी बार रिवाइज किया था कि ऑप्शनल का जो मेरा कंटेंट था वो मेरा एंड टू एंड लगभग वर्बटिव, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड रट गया था मैं। तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय एग्जाम। सो सिमिलरली आई वुड सजेस्ट कि नोट तो बनाइए, बट नोट्स को रिवाइज करिए एंड ऑप्शन को रिवाइज करिए। नेक्स्ट इज resources and how to integrate these resources. So I keep on saying time and time again कि आप यूपीएससी का जब प्रेप कर रहे हैं देन यूज द 80-20 रूल, जहां पे ओनली स्टिक योर प्रेपरेशन टू दोज 20% ऑफ रिसोर्सेज जहां से 80% ऑफ इंफॉर्मेशन, 80% ऑफ कंटेंट आपको मिल जाए। और इसीलिए वो रिसोर्सेज को आप लिमिट करिए और उन्हीं रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करिए। बट उसके साथ साथ मेंस का अगर आप देखेंगे, ऑल्दो GS 1, 2, 3, 4 का सिलेबस काफी अलग है, बट देन कहीं ना कहीं लिंकिंग्स है। उसके साथ साथ ऑप्शनल का भी, अगर आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं लाइक सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप सोसाइटी के आंसर्स में यूज कर सकते हैं, आप IR के आंसर्स में तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अक्रॉस GS पेपर्स आप लिंकिंग करें, और वो तभी हो पाएगा जब आप पेपर वाइज ना पढ़े, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़े। आप तो काफी क्वेश्चन आता है कि पेपर वाइज पढ़े या सब्जेक्ट वाइज पढ़े, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़े ना कि पेपर वाइज, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं देन यू कैन लिंक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अक्रॉस डिफरेंट पेपर्स, और ये इंटरलिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सोसाइटी का आंसर लिख रहे हैं तो आप कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म वाले कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं या सिमिलरली, तो इसलिए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हेल्प्स यू to quickly get more points when you're writing an answer in such an environment जहाँ पे बहुत जल्दी आपको नए points लाने पड़ते हैं। But when you're giving your mocks, it is important कि आप paper wise mocks दें, but mocks का analysis भी paper wise करें। जब आप revise कर रहे हैं अपने notes को, मैं जैसे अपने notes बनाता था GS 1, 2, 3, 4 के अलग notes बनाता था, मैं use तो करता था उनको हर आंसर में across GS 1, 2, 3, 4 वो keywords को या pointers को, but then जो notes मैं रटता था काफी बार मैं अलग से भी रटता था। So again it's your prerogative, it's your decision, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है या पेपर वाइज पढ़ना है, बट देन इट इज इंपॉर्टेंट कि कम वॉट में यू डेवलप दैट कैपेसिटी इन योरसेल्फ कि आप इंटरलिंकिंग कर पाएं, आप सेम टॉपिक, सेम पॉइंट जो आप GS 1 के लिए पढ़ रहे हैं उसको GS 2, 3, 4 में भी यूज कर पाएं। सो दैट इज इट। उसके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं GS 4 के लिए, स्पेसिफिकली केस स्टडीज के लिए या एथिक्स के आंसर्स के लिए, डिफरेंट स्टोरीज या डिफरेंट एनेक्डोट्स या डिफरेंट कोट्स जो ऐसे में भी यूज होगा, या डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स का बेस्ट प्रैक्टिसेस या ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसको अपने नोट्स में बनाएं। कीवर्ड्स यूज करिए, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, वैसे जो कीवर्ड्स आते हैं डिफरेंट आंसर्स में हम लोग यूज करते हैं, उससे आपका आंसर्स और एनरिच होता है। काफी बार मैंने टॉपर्स के कॉपीज में देखा है कि हिंदी का कोई कोट लिखते हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये सब कुछ कुछ चीजें आप अगर अपने आंसर्स में डालेंगे तो आंसर का जो मोनोटोनिसिटी है, जो इवैल्यूएटर है जो देख रहे हैं उनको एक ही आंसर सिमिलरली लेवल में दिख रहा है, मोनोटोनिसिटी से वो बोर हो जा रहे हैं, तो उसमें ब्रेक आएगा एंड द इवैल्यूएटर विल बी मोर इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड टू चेक योर आंसर। So, speaking of answer writing, I would suggest, like I was speaking about presentation, आपको समझना है कि जो evaluate कर रहे हैं कॉपी, उनका mindset क्या है। वो day in day out बैठ के इतने महीनों तक कॉपीज evaluate कर रहे हैं for the same answer, so it is definitely a very boring task. So the easier you make it for the evaluator, the better you can fetch more marks. और कैसे easy करेंगे? आप अपने आंसर के presentation पे फोकस करिए। आंसर में introduction, body, conclusion होना चाहिए। कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए अंडरलाइन करके,
आंसर में अगर आप कोई पार्ट खोल रहे हैं तो उसमें 4 से 5 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो ये 4 से 5 पॉइंट्स के हेडिंग्स को लिखिए, हेडिंग्स को अंडरलाइन करिए। कुछ आप कोटेशन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करिए, डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, उससे आपका आंसर और ज्यादा एनरिच होगा एंड इवैल्यूएटर भी बोर नहीं होंगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। सो दैट इज फॉर रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेशन। एंड फाइनली रिगार्डिंग द मेंस टाइम फ्रेम, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पीपल आस्क कि ये 3 महीने में टाइम को कैसे डिवाइड करें। सो आपका डिविजन ऐसा होना चाहिए कि ये 3 महीने में आपके जो नोट्स हैं उन्हें बार बार आप रिवाइज करिए। आपको अगर स्टैटिक एक बार रिवाइज करना है तो 1 हफ्ता दीजिए उसको और 1 हफ्ते में पूरा स्टैटिक रिवाइज करिए। ऑप्शनल एवरी डे 6 to 8 आवर्स। आंसर राइटिंग हैज टू बी डन वीकली, जो मॉक टेस्ट सीरीज होता है तो वीक में संडेज को अगर आप 6 घंटे आंसर्स लिख रहे हैं या सैटरडे संडेज दोनों आप 6 घंटे आंसर्स लिख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको वीक में एक टेस्ट तो ऑप्शन का भी देना चाहिए। सो 3 + 3 6 आवर्स ऑफ ऑप्शन का टेस्ट। तो ये आपको जो 9 to 12 आवर्स आंसर राइटिंग करना है वो डेली हर वीक करना ही है। उसके साथ साथ हर क्वेश्चन पेपर को 1 या 2 घंटे बैठ के एनालाइज करना है, कंटेंट एनरिचमेंट मॉडल आंसर से निकाल के अपने नोट्स को इंप्रूव करना है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और द क्वेश्चन आस्क्स दैट, काफी क्वेश्चन पूछते हैं दैट ऑन द वीक ऑफ द एग्जाम, जो अगर फ्राइडे को आपका ऐसे है तो अब मंडे टू फ्राइडे क्या करें, मंडे टू थर्सडे क्या करें। तो मंडे टू थर्सडे आप मत लिखिए आंसर्स, सिर्फ अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। इंश्योर करिए दैट वो रिकॉल जो आंसर एग्जाम में जब लिख रहे हैं तो क्विक रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्विक रिकॉल के लिए द ओनली सोल्यूशन इज रिविजन, मल्टीपल रिविजन, तो उसको रिवाइज करिए। सिमिलरली जो 1 2 3 4 GS और ऑप्शनल के बीच में 1 हफ्ता होता है उसमें क्या करें, उसमें काफी स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश जो कंपल्सरी पेपर्स होते हैं लैंग्वेज वाले। तो आई वुड सजेस्ट दैट हिंदी इंग्लिश काफी बेसिक होता है, तो आप चाहें तो फ्राइडे सिर्फ हिंदी इंग्लिश को दें, बट मंडे टू थर्सडे जो 4 दिन है वो 4 दिन ऑप्शनल का सिलेबस का एक राउंड ऑफ रिवीजन तो होना ही चाहिए। सो दैट इज माई सजेशन टू यू गाइज। एंड ये जो 3 महीने हैं, देर इज नो टाइम फॉर यू टू बी कॉम्प्लेसेंट, देर इज नो टाइम फॉर यू टू फील दैट काफी कुछ पढ़ना है, कैसे होगा। इमोशंस का कोई टाइम ही नहीं है, बिकॉज आपके पास मतलब दिन ऐसे खत्म होंगे, आपको लगेगा कि इतना कुछ करना है, टाइम ही नहीं है। तो इसलिए इट इज important that again you see this video if you want to see it before your mains, but not in the time जो 3 महीने होते हैं, because is time I would suggest that instead of seeing this 15-20 minute video, I would suggest that you spend these 15-20 minutes studying and revising your notes again and again. So इसलिए by that entire logic, by that entire strategy, I feel that you have a better chance, आपका चांस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है to clear your mains and get a good rank. And you have to understand finally that mains is the only stage of UPSC जो कहीं ना कहीं आपके हाथ में होता है, because prelims में the syllabus is the entire world, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको नहीं पता क्या पूछेगा, तो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। इंटरव्यू में you don't know what fetches you marks, उसमें भी काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। हो सकता है आपको लगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, आपको बहुत एवरेज मार्क्स मिले, हो सकता है आपको लगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है बट आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। बट मेंस इज द ओनली थिंग वेयर आई फील एक सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स है, एक सेट ऑफ चेकलिस्ट है जिसको अगर आप करेंगे इट विल डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स। एंड इसलिए मेंस इज द गेम चेंजर। उसमें अगर आप ज्यादा मार्क्स ले आए दैट विल एंश्योर यू डू गेट अ बेटर रैंक and you do make it to the list. And for students or aspirants who want to get in touch with me, get to know more about my strategy or get to some sort of guidance or support or mentorship, they can definitely reach out to me on Instagram. My Instagram handle is @saharshkumar. My name will be on the video link, or I'll spell it out for you. My spelling SAHARSKUMAR @saharshkumar. So you can find me, you can drop me a text. I will make sure that I reply to your text. And uske alawa, I would also like to thank DKT, Delhi Knowledge Track, for this opportunity that it is allowing me, providing me a platform that I can bring. So thank you so much, DKT.